द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। नमस्कार, मैं हूं वेद विनायक। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस समय जो न्यूज आ रही है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में कहीं भी स्क्रॉल करें, हर जगह वॉर के अपडेट्स हैं, हर जगह लोगों के ओपिनियन हैं, और ये ओपिनियंस, ये अपडेट्स काफी डिस्टर्बिंग हैं, आपको बहुत चिंतित कर रही हैं, आप में आक्रोश भर रही हैं, और ये सारी परेशानी, ये चिंता आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को भी अफेक्ट कर रही है। आई नो कि इस समय मुश्किल हो रहा है एग्जाम में फोकस कर पाना, आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, पर ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इस समय आपको जिस चीज पर फोकस करना है वो है आपकी बैटलफील्ड क्या है। आपकी बैटलफील्ड इस समय है यूजीसी नेट का एग्जाम, या वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, क्योंकि उस रण क्षेत्र को, उस बैटलफील्ड को आपने खुद चुना है अपने लिए। एक नेशन के लिए सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होने वाले फौजी जरूरी नहीं है, बल्कि एक नेशन को बिल्ड करने में रिसर्चर, थिंकर, टीचर्स का भी उतना ही योगदान है। क्यों? क्योंकि वो आने वाली जनरेशन को सशक्त करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने रण क्षेत्र में जो आपका कार्य है उसको आप अच्छे से करें और उस पर फोकस करें। ये सारी जो इस समय न्यूज आ रही है इसको इग्नोर करना तो आसान नहीं है, पर अभी आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पे करना पड़ेगा। क्रूशियल डेज बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, तो अभी आपको अपना पूरा फोकस इधर लगाना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो अभी इस प्रिपरेशन में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं? तो 2025 जून का जो पेपर आने वाला है उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे मैं डिस्कस कर रहा हूं। ज्यूरिस्प्रूडेंस का हो चुका है, आप ज्यूरिस्प्रूडेंस का जाके देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक कोर्स मैं रन कर रहा हूं विच इज दिस कोर्स। आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, अभी भी आपके पास टाइम है, आप एनरोल कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल लॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉमर्शियल लॉज मतलब कॉमर्शियल लॉज कंटेन क्या क्या करता है? तो ये करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनआईए, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारे एक्ट इसके अंदर आते हैं। तो इन सब से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये आपकी प्रिपरेशन को बढ़िया करेगा। आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उन्हें आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उनके जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पे। आपका फोकस नहीं हो पा रहा है एग्जाम में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, सो आई विल ट्राई टू हेल्प जिस भी तरीके से मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो एक और सूचना कि आपका ओपन मॉक होने वाला है इस अपकमिंग सैटरडे या संडे को, ये मॉक कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप चाहे तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल लॉ की। तो देखो, सबसे पहले तो दिसंबर का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिसंबर 2024 का पेपर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का लिमिटेशन क्या है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब कि आप किसी भी कंपनी के साथ अगर अग्रीमेंट कर रहे हो तो आपको उस अग्रीमेंट में जाने से पहले अच्छे से उसके बारे में जान लेना है कि किस तरीके से ये कंपनी काम करती है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको लायबल माना जाएगा, अगर वो आप इस वजह से अराइज हुई क्योंकि आपने सही से पढ़े नहीं थे और आप उस कंपनी के बारे में सही से जानते नहीं थे, ये सारे अगर रीजन है तो आपको ही लायबल माना जाएगा। पर अगर इंडोर मैनेजमेंट हो जाता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि अगर अंदर ही कुछ एरर्स हुए हैं, यानी कि कंपनी के अंदर ही मीटिंग करके कुछ एरर हुए हैं, तो वो सारे इंडोर मैनेजमेंट के अंदर कवर होंगे। तो इसका सही जवाब इंडोर मैनेजमेंट होगा। उसके बाद आ जाते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन 1% कंपनी। ये 1% कंपनी है तो यहां मिनिमम कितना होगा? एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये। उसके बाद आ जाते हैं अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू वॉइड अग्रीमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वॉइड अग्रीमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक, तो अब सबसे पहले इस काम को चालू करते हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विच इज एम्बिगियस एंड अनसर्टेन, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग और मैरिज। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है 25। फिर उसके बाद आ जाता है एक सेकंड रुकिएगा। तो सबसे पहले ये आ जाता है 25, फिर आता है 26, फिर आता है 27, देन आता है 28 एंड देन आता है 29। ठीक, इस तरीके से क्रोनोलॉजी है। तो ये होगी डी, ए,
डी ए वाला यही है, तो DACBE, DACBE इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का इफेक्ट क्या होता है, क्या उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है या नहीं होता है। ये देखो, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, तो इसका मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जवाब दो कमेंट सेक्शन में। ठीक, हो सकता है कि इस सवाल में आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओ, इसलिए मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन के लिए। कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब जिसने बताया होगा मैं उसे पिन कर दूंगा टू द टॉप। ठीक है, आप सब लोगों को अपना सही जवाब बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। देखो, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल किस में बताया गया, तो ये बहुत फेमस केस है ये। इसका केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन, बहुत फेमस केस है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो ये भी काफी फेमस है, विच इज एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। इंडोर मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है इंडोर मैनेजमेंट का केस क्या है, और इन्विटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है। तो देखो, इंडोर मैनेजमेंट का केस है रॉयल ब्रिटिश टर्कन, और इन्विटेशन का केस है नाश वर्सेस लाइन। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, एक सेकेंड, ये क्या मैंने किया, ठीक, तो इसका सही जवाब होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स इज गिवन अंडर विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से है ये सवाल। तो इम्प्लाइड कंडीशंस, ये सेक्शन कहां दिया है आपको, सेक्शन नंबर याद करने हैं, उनमें इंपॉर्टेंट सेक्शन में मैंने बताया भी हुआ है कि यही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, विच इज सेक्शन नंबर 16। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। डैमेजेस एंड ऑर्डिनरी कोर्स, हाँ है, रिमोट डैमेजेस एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस। If a stipulation by war of penalty is given in contract, then penalty is a consequence. In quantifying damages, the inconvenience of non-performance has to be considered. अब इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है, तो मुझे लगता है बी तो गलत है। तो अगर बी गलत है, बी को हम अगर एलिमिनेट करने पे आते हैं तो ACD हमें मिल जाता है साफ साफ सही जवाब, विच इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। अगला सवाल है, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। फंड्स इनसफिशिएंट है, उसकी वजह से डिसऑनर अगर चेक का होता है तो वो कौन से सेक्शन में है, तो वो है 138। एनआईए यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं, एनआईए का सही है ये 138। देन होल्डर इन ड्यू कोर्स और प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मुझे लगता है प्रोमिसरी नोट सबसे पहले था, तो वो हो जाएगा सेक्शन नंबर 4। बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ था, तो सेक्शन नंबर 5। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कहाँ था, तो वो होगा सेक्शन नंबर 9। तो मेरे हिसाब से सही जवाब होगा 3 1 4 and 2। 3 1 4 and 2 फर्स्ट इज द करेक्ट। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगस्त 2024 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बी पेड रेम्यूनरेशन बाय द वे ऑफ। इसमें बताना है आपको किस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलता है, तो सिटिंग फीस और स्टॉक ऑप्शंस, या फिर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड मेंबर्स, या शेयर इन फिक्स्ड एसेट ऑफ कंपनी। तो इसका सही जवाब है ए एंड सी, विच इज सिटिंग फीस और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड मेंबर्स। सेक्शन नंबर 24 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है, अगर एक पार्ट, केवल पार्ट कंसिडरेशन का या ऑब्जेक्ट का अनलॉफुल है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। What includes deliverable state? Deliverable state as per the definition of section number 2 clause 3 के हिसाब से deliverable state क्या है, तो state of goods in which buyer is bound to take deliver। मतलब डिलीवरी लेने के लिए जहां पे बायर बाउंड है। डिलीवरी स्टेट क्या होता है, मतलब कि जैसे अगर मैंने आप मुझसे चॉकलेट लेने आए तो वो डिलीवरी स्टेट में है, वो चॉकलेट मैंने उठा के आपको दे दी, वो डिलीवरी स्टेट में। पर अगर मुझसे आप आटा लेने आए तो आटा क्या डिलीवरी स्टेट में है, मुझे उसे डिलीवरी स्टेट में डालना पड़ेगा, मतलब पन्नी के अंदर भरना पड़ेगा, उसके बाद आप उस थैले में लेके जाओगे उस आटे को। तो डिलीवरेबल स्टेट इसी को कहते हैं, जो कि 2 क्लॉज 3 में बताया गया है। उसके बाद इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया, सही जवाब। इंस्ट्रूमेंट मेड पेएबल इन इंडिया, सही जवाब। इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सही जवाब।
इंस्ट्रूमेंट दैट इज पास बाय इंडियन पार्लियामेंट, नहीं ऐसा नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट को इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाना जरूरी नहीं है। अगला है मैच द फॉलोइंग, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट काफी पूछा जाने लगा है अब। तो अनपेड सेलर की सबसे पहले बात करते हैं। अनपेड सेलर है सेक्शन नंबर 45 में, ठीक। उसके बाद केवियट एम्प्टर और उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 16 में। माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये दिया हुआ है आपका। वैसे तो वो सिर्फ बी और ए से ही करने से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं तो ये आपको याद ही होने चाहिए। तो इन दोनों से ही आपका सॉल्व हो जाएगा 2 और 1 3 4। अगर आपको आगे का नहीं भी पता है तो यही है सही जवाब, 2 1 3 4, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल में, विच इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बायर एंड सेलर इज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो प्रॉपर्टी इन गुड पासेस व्हेन दे आर असर्टेन, हाँ सही जवाब। प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस व्हेन द बायर एंड सेलर इंटेंडेड टू पास, ये भी सही जवाब है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड इन डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, सही जवाब। रिस्क प्राइमा फेसाई फेसेस विद प्रॉपर्टी, प्राइमा फेसाई पासेस विद प्रॉपर्टी, सही जवाब है, रिस्क भी पास होता है। अब यहाँ पे बताया गया दो कॉन्जिक्यूटिव जो बोर्ड मीटिंग होंगी कंपनी की, उनमें क्या टाइम नहीं होगा। तो ये मीटिंग के टाइम मैंने साफ साफ बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है 120 डेज। अब उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट कब होगा उसका? जब पास होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। दिसंबर 2023 का पहला सवाल है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स, और वो बोलता है इफ ए सर्वाइव्स ए, अगर ए सी को सर्वाइव कर जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, ठीक। तो अब आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कब होगा? ओनली व्हेन सी डाइज इन द लाइफ टाइम ऑफ ए। इसका सही जवाब होगा 1, क्योंकि सी अगर मर जाता है ए के लाइफ टाइम में, ए को सर्वाइव करना है ना सी को, तो ये तो मतलब कॉमन सेंस से भी कर सकते हो आप, सी डाइज इन द लाइफ टाइम ऑफ ए। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये साफ साफ लिखा हुआ है एजेंसी के सेक्शन में 185, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, देखो रेड हेरिंग मतलब फ्राइड फिश, ये एक्चुअली ल्योर करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए करा जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये कब होगा? ये प्रायर टू द इशू ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस, जो मेन प्रोस्पेक्टस है उसके इशू से पहले इसको लाया जाएगा, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशूड बिफोर द एक्चुअल प्रोस्पेक्टस, नॉट इंक्लूड कंप्लीट डिटेल्स नहीं इंक्लूड करता है। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग बुक बिल्डिंग टू गॉज इन्वेस्टर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोस्पेक्टस रिलीज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस में इन केसेस को लगाना है, तो इसके लिए आपको इनका ईयर पता होना चाहिए कि किस किस ईयर में कौन सा केस आया था। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आएगा बी विच इज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड 1856। देन आएगा एशबरी रेलवे कैरेज 75। उसके बाद फिर 97 में सैलोमन वर्सेस सैलोमन। मोहरी बीवी का सबको पता है 1903, ये बहुत ही मेन है, इसमें डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है 1963, ठीक। अब आ जाते हैं प्रोड्यूसर कंपनीज में। देखो प्रोड्यूसर कंपनी किसी कंपनी को तब कहते हैं अगर वो फॉर्म्ड टू कन्वर्ट कोऑपरेटिव इनटू कंपनी, कोऑपरेटिव को कंपनी में जो कन्वर्ट करने काम बोलता है उसे प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होगी? तो स्टैट्यूटरी कंपनी को इनमें से आपको देखना है क्या होगा। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है? सेक्शन स्मॉल कंपनी क्या है? तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होगी, या फिर डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो देखो इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती, डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए 3 और 1 से क्या हमें सही जवाब मिलेगा? तो 3 और 1 से दो सवाल हैं, जो 3 और 1 से दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन सी का 2 2 भी दोनों ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे शायद दोनों ऑप्शन आइडेंटिकल ऑप्शन इसमें आ गए हैं, पर इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा 2 या 4 जो भी है इनमें से, ठीक। तो सही ऑप्शन यही है 3 1 2 4। आप अगर दो करेक्ट कर देते हो मैच द फॉलोइंग्स में तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा ज्यादातर जगह। तो यहाँ पे 4 सही जवाब है, विच इज प्रोड्यूसर कंपनीज का फॉर्म्ड होती है जब कोऑपरेटिव कंपनी में कर देते हैं। स्टैट्यूटरी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं चाहिए होता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? ये मैंने आपको बताया, ये इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है फॉर आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ से आपको जानता है आपकी कंपनी को। सेक्शन 8 कंपनी है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और स्मॉल कंपनी है पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर क्राइटेरिया। अब पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप किस सेक्शन में डिफाइन है आपको बताना है। 8 7 5 या 4 कमेंट पे लिखिए कि किस सेक्शन में पार्टनरशिप डिफाइन है। पॉज कर दीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, फिर मैं आपको जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के
फोर्थ सेक्शन में पार्टनरशिप है। अच्छा, अब उसके बाद फिर कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत लोग शायद नहीं सही कर पाए होंगे, लेकिन अब ये एक बार आ गया है, आपको ये जान लेना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी इंटरप्रेटेड लीगली, या लिमिटेड कंस्ट्रक्शन या एम्बिग्विटी इज टू बी रिजॉल्व्ड अगेंस्ट द पार्टी हु इंसर्टेड द लिमिटिंग टर्म। सो कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम का मतलब होता है एम्बिग्विटी इज टू बी रिजॉल्व्ड। ये है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, स्पेशली इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब होता है अगर कोई क्लॉज एम्बिगुअस है तो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी दैट ड्राफ्टेड और इंसर्टेड दैट टर्म। ओके, सो अब अगली आगे चलते हैं। आगे है जून 2023 का पेपर। जून 2023 के पेपर में बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड। बेलमेंट ऑफ अ गुड्स, गुड्स का बेलमेंट कर रहे हैं अगर, तो ये क्या होगा, ये होगा प्लेज। सेक्शन 1672 में प्लेज को दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। प्लेज इज डिफाइंड एज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स। अब यहां पे देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल मॉर्गेज में होती है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, प्रपोजल का प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, तो उसमें एक्सेप्टेंस आते ही वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। अब वो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, सही बात है। अनक्वालिफाइड होना चाहिए, सही बात है। क्या कंडीशनल नहीं, रैंडम नहीं। तो सी और डी तो निकाल दो, तो अब सी जहां पे भी है, डी जहां पे भी है, उसको हम लोग हटा देते हैं। अब बचा ए बी ई, या फिर ए बी केवल। ई है एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन, एज पर सेक्शन, इसका सही जवाब है ए बी एंड ई ओनली। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग। तो अब इसमें साउंडनेस ऑफ माइंड क्या है, साउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन नंबर 12, फ्रॉड है सेक्शन नंबर 17, फ्री कंसेंट 14 एंड कंपिटेंसी है 11। तो आपको 3 और 4 पता चल गया है। ए का 2 है, अच्छा यहाँ पे सही ऑप्शन मेंशन नहीं है, पर इसका सही जवाब होगा, यहाँ पे सही जवाब मेंशन नहीं है, सही ऑप्शन मेंशन नहीं है, पर सही जवाब होगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ये इसका सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर सही ऑप्शन होगा ये। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे। आगे मिस्टर एक्स हैंड्स ओवर मशीन, मिस्टर एक्स मशीन दे देते हैं वाई को। एजर्शन रीजन का सवाल है। एक कॉमन कैरियर है टू डिलीवर विदाउट एनी डिले टू मिस्टर एक्सेस मिल। अब ये फैक्ट पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ये किसी केस से रिलेटेड है, किसी केस के फैक्ट है ये, ठीक। तो अब ये किस केस के फैक्ट है आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं इसमें बोला क्या गया। तो इसमें बोला गया कि उनको मिल को मशीन उन्होंने दे दी, अनरीजनेबली उन्होंने डिले कर दिया डिलीवरी ऑफ मशीन में, डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट द मिल इज लॉक्ड ड्यू टू लैक ऑफ द मशीन। उन्हें पता नहीं था कि मिल लॉक्ड है, एज अ नहीं, जबकि उनको पता भी था कि मिल लॉक्ड है, तब भी उन्होंने डिले कर दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। He is entitled to receive a compensation. अब वो compensation लेने के लिए entitled है। That includes the average amount of the profit which he would have made during the time for which the delivery was delayed. But पर उन्हें उसका लॉस नहीं मिलेगा जो उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लूज करने की वजह से मिला है। तो अब ये सवाल कहां पे आता है, तो ये एक केस है जिसका नाम है हैडली वर्सेस बैक्सेंडल। हैडली वर्सेस बैक्सेंडल के केस के फैक्ट है, और यहाँ पे रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात हुई है। अब यहाँ पे आपको रीजन असर्शन है, तो यहाँ पे बिकॉज लगाना है। बिकॉज नहीं मिला, बिकॉज कंपनसेशन फॉर द लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन ड्यू टू सच ब्रीच। मतलब क्योंकि वो रिमोट था, इनडायरेक्ट लॉस था, इसलिए नहीं मिला। तो ये तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, ये हेडली वर्सेस बैक्सेंडल का केस है, सेक्शन नंबर 73 से रिलेटेड है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सेक्शन में है आपको बताना है, ठीक है, आपको सेक्शन नंबर बताना है। वैसे लिखने वाला था, बट सेक्शन नंबर आपको कमेंट में बताना है, बहुत पूछा जाता है। चलिए अब अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर। बी है टू रिकमेंड CSR पॉलिसी, सी है टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द इंडिकेटेड एक्टिविटीज,
डी है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। आपको इसमें से बताना है कि कौन से फंक्शन सही है, तो इसका सही जवाब है बी, सी एंड ई ओनली, यानी कि रिकमेंड करना सीएसआर पॉलिसी, रिकमेंड करना अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, और मॉनिटर करना सीएसआर पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, यही है उसके फंक्शंस। ठीक, अब आ जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इस क्वेश्चन में, जो कि है आई प्रॉमिस टू पे इतना रुपया एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। ये क्या वैलिड प्रोमिसरी नोट है, इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है, वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है या इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज? देखो ये बात तो मैं समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रोमिसरी नोट करने की कोशिश की जा रही है, प्रोमिसरी नोट बनाया जा रहा है, पर प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात कि प्रोमिसरी नोट में हमेशा मनी की बात होती है, ठीक, और मनी को ही पे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 4 है प्रोमिसरी नोट, जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है टू पे अ सम ऑफ मनी ओनली, यहाँ पे सम ऑफ मनी केवल दिया जाता है। इन दिस केस द प्रॉमिस इंक्लूड्स बोथ मनी एंड डिलीवरी ऑफ हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स की डिलीवरी की बात हो रही है और ये कंडीशनल बन रहा है, ठीक, और मनी के अलावा कंसिडरेशन है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट। अब आगे आते हैं मार्च 2023 के क्वेश्चंस में। सब एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड, सही जवाब है, फ्रॉड में नहीं होता है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा हुआ है। क्या फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग वहां पे लिखा हुआ है कि इस केस में वो लायबल नहीं होगा। फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, सेक्शन नंबर 193 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब एजेंट के बारे में बताता है कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है प्रिंसिपल। In estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by non-performance of contract। अब कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस के बाद जो ये डैमेज है और लॉस है, उसको एसरटेन करते वक्त हमें किस चीज का ध्यान देना चाहिए? क्या हम इस चीज को कंसीडर करेंगे कि द मीन्स, जिन मीन्स की वजह से जो एग्जिस्ट हुए ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, तो उन मीन्स को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा कैन बी टेकन इनटू अकाउंट, ये साफ साफ सेक्शन में लिखा हुआ है कि उनको भी कंसीडर किया जाएगा। While calculating damages, plaintiff is expected to take reasonable steps to mitigate the loss. Hence, the availability of means to remedy the inconvenience उनको consider किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन है, which is where an option to purchase a land was exercisable by notice in which of the following case was it held that mere posting of the notice which was never delivered was not a valid exercise of the option? अच्छा, तो ये कौन सा केस है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है हॉलवेल सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस ह्यूग्स, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक है ये कि इट इज, इनमें से क्या ऑप्शन यहाँ पे आएगा, whether the Indian Penal Code is or is not enforced in the place where the coercion is employed। ये मटेरियल है, इमटेरियल है, नॉट मटेरियल, तो उसमें लिखा क्या हुआ है साफ साफ, तो उसमें साफ साफ लिखा है इमटेरियल। ओके, तो इसका सही जवाब होगा इमटेरियल। सेक्शन नंबर 15 कोहेजन को जो डिफाइन करता है उसमें साफ साफ ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या सही है, तो वेयर द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड इज, जो पर्सन डिलीवर करता है उसको कहते हैं बेलर, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, ठीक। उसके बाद इफ द बेली डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट, अच्छा आपको बताना है, अब मैंने एक स्टेटमेंट बता दिया कि गलत हो गया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ए तो सबसे पहले हटा देते हैं, ए एक ही स्टेटमेंट में, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सही जवाब है क्या एक्चुअली। ओके, तो इसका सही जवाब है सी एंड डी, विच इज ए तो इनकरेक्ट हो गया, बी स्टेटमेंट की इनकंसिस्टेंसी बाय द बेली वो भी इनकरेक्ट है, सी करेक्ट है। एज पर 162 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ग्रेचुइशियस बेलमेंट एंड्स ऑन द डेथ ऑफ ईदर पार्टी, और आखिरी डी इज करेक्ट, जो कि है अंडर सेक्शन 151 द बेली मस्ट टेक एज मच केयर एज द गुड्स एज अ प्रूडेंट पर्सन वुड टेक ऑफ देयर ओन, ठीक है। अब which of the contract are correct regarding the definition of fraud under the Indian Contract Act? फ्रॉड के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला सबसे है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड, फ्रॉड क्या क्या इंक्लूड करता है, द सजेशन एज अ इफेक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, सही है, ये फ्रॉड के बारे में सही है। पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट क्या होता है फ्रॉड, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, सही बात है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, सही बात है। एनी सच एक्ट विच
थिंग्स। तो देखिए ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, स्टेटमेंट सी भी करेक्ट लग रहा है, स्टेटमेंट डी भी करेक्ट लग रहा है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन में ए सी डी ओनली भी है, तो ए सी डी ओनली सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, जो कि है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 20 में। ऑक्शन सेल कहां है, तो ऑक्शन सेल दिया हुआ है सेक्शन नंबर 64 में। और रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया हुआ है हमें सेक्शन नंबर 59 में। और सेल बाय वन जॉइंट ओनर ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 28 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3142। 3142 इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं फॉलोइंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो अब इसमें देखो ऑर्डर बताना है इन सारे प्रोविजंस का, तो इन सबके आपको सेक्शन नंबर यहाँ पे लिख लेने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका सही जवाब है ए बी सी ई डी, क्योंकि agreement void for uncertainty section 29, discharge surety by release section 134 है, release of one co-surety does not release other 138, rights of surety on payment of performance 140 और co-surety is liable to contribute equally 146। अब इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। देखो रोज एंड फ्रैंक कंपनी, ओके तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है 1 2 3 4 यही सही जवाब है, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट रोज एंड फ्रैंक, हैरिस वर्सेस निकलसन का इनविटेशन टू ऑफर या ऑक्शन वाला जो केस है वो ये है, ऑली वर्सेस मेलबरो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर ये पोवेल वर्सेस ली है। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल स्टेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नाम एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का, बिल्कुल होना चाहिए, डिटेल्स अंडर राइटिंग द इशू होनी चाहिए, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स भी होनी चाहिए, क्या डिटेल्स अबाउट ट्रस्टी होना चाहिए, तो नहीं, और क्या कोलेटरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए बी सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, A company may issue debentures with the option to convert them into shares either wholly or partly at the time of the redemption। सही जवाब है। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। सच इशू हैज टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ। डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट, डिबेंचर वोटिंग राइट के साथ नहीं होते। सिक्योर डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड, तो इशू हो सकते हैं सिक्योर डिबेंचर्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। डिबेंचर ट्रस्टी हैज टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। तो इसका सही जवाब होगा ए बी और ई, व्हिच मींस 2 इज द करेक्ट। अब बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग एज पर सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के सेक्शंस आपको बताने हैं। तो अब इसमें सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो, मार्क कर लो, उसके बाद ही आगे जवाब देने जाओ। तो डिसेंडिंग का मतलब को सबसे पहले बताना है सबसे बड़ा सेक्शन कहाँ पे। तो एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ये है 22 में, विच मीन सबसे छोटा सेक्शन ये होगा, क्योंकि ये सारे बड़े सेक्शन है। अब ए सबसे छोटा होगा, मतलब लास्ट में सबसे ए लिखा होगा, तो वो एक ही स्टेटमेंट है, जिससे आपका स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी सेक्शन भी आपको लेकिन पता होने चाहिए, जैसे सेक्शन 22 ये सेक्शन 451 में रिपीटेड डिफॉल्ट लिखा हुआ है। एनुअल रिपोर्ट्स ऑन गवर्नमेंट कंपनीज 394, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप 272 है, और फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी 205 है। ठीक, अब बात करते हैं, फिर से वही एक स्टेटमेंट आया जो अभी हम लोगों ने एनआईए एक्ट में देखा था थोड़ी देर पहले, फिर से वैसा ही स्टेटमेंट है। इसमें आपको बताना है कि ये प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या पेड ऑन डिमांड है, या प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तो इसका सही जवाब यही होगा, नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में सबसे पहले तो देखो मनी की बात होती है, डिमांड या फ्यूचर में देने की। बिल ऑफ एक्सचेंज टिपिकली रिटन बाय वन पार्टी डायरेक्टिंग अनदर टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू थर्ड पार्टी, तो ये अलग है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। When a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाएगा, negotiated, endorsed, accepted या transferred। तो ऐसे स्टेटमेंट को negotiated कहा जाएगा, negotiated। कुछ भी जब ट्रांसफर्ड होता है ना, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर को यहाँ पे negotiated बोलते हैं, तो negotiated इसका सही जवाब होगा। negotiated refers to the process by which a promissory note, bill of exchange या check ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बात आपको याद रखनी है, और बाकी भी आपको पढ़ लेने क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी टर्मिनेट करने के लिए कौन सा मोड नहीं है, इंसॉल्वेंसी तो है, प्रिंसिपल और एजेंट की अगर डेथ हो जाती है तो है, रिवोकेशन भी है, जनरल लियन ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है।
सही जवाब इसका होगा जनरल लियन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत क्या है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइडेबल। आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। ठीक, तो पहला देखो गलत हो जाता है, पहला ही गलत हो जाता है। अगर नॉट इन्फोर्सिएबल है कोई एग्रीमेंट लॉ से तो वो होता है वॉइड, ना कि वॉइडेबल। एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सारे सही है, पहला गलत है, यहाँ पे आ जाएगा वॉइड। आगे बढ़ते हैं, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से गलत क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड वेयर द एक्चुअल एंड specified subject matter of the contract has ceased to exist. A contract will frustrate where circumstances arise which make the performance of the contract impossible in the manner contemplated. A contract which required personal performance by promisor is frustrated on the death of the promisor. या फिर seizing of the subject matter of a contract does not frustrate the contract. तो इसका सही जवाब होगा 4, which is seizing of subject matter does not frustrate the contract. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया कहां गया है, सेक्शन 56। कब होता है, जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वजह से इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाती है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड किसी सर्कमस्टेंसेस में। इट इज द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर सीजेस टू एग्जिस्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। इसका केस है देखो टेलर वर्सेस कार्डवेल, ये म्यूजिक हॉल डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाला केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक स्टेटमेंट का, एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो तो आप 2-3 और क्वेश्चन साथ में तैयार कर रहे हो, तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल। दूसरा है एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, तो ये तो सही है। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. तो ये भी क्या सही स्टेटमेंट है, मुझे लग रहा है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, both 1 and 2 are true। पहला ऑप्शन इसका सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब आ जाते हैं, देखिए ट्रेड रिस्ट्रेनमेंट ऑफ ट्रेड इसमें साफ साफ लिख दिया है, 27 में है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। A becomes surety to C, A surety बन गया C का। For B's conduct as a manager in C's bank, afterward B and C contract without A's consent that B's salary shall be raised and that he shall become liable for one more। तो यहाँ पे देखिए जानने वाली चीज है कि विदाउट कंसेंट, विदाउट एज कंसेंट इन्होंने ये बात करी है। फॉर 1/4 ऑफ द लॉसेज ऑन ओवरड्राफ्ट बी अलाउज अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ एंड द बैंक लूजेस द सम ऑफ मनी। Statement 2, A is liable to make good the loss as he is surety of to C for B's। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, तो इसमें पहला तो सही है पर दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत होगा, बिकॉज ए इज नॉट लाइबल ड्यू टू द चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विदाउट हिज कंसेंट। उसके कंसेंट के बिना अगर कुछ चेंज करते हो तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। ठीक, 133 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें पढ़ा जाएगा कि कोई भी वेरिएंस अगर सिक्योरिटी कंसेंट के बिना हुआ है तो फिर and the creditor discharges the surety as to transaction subsequent to the variance। who has to provide by making regulations। देखो regulations कौन बनाएगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। देखो ज्यादातर जितने भी ये regulations हैं, अब ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक्स को बेचने के लिए, ठीक है, शेयर्स के डाइल्यूट करने के लिए करते हैं प्रोस्पेक्टस लॉन्च। अब यहाँ पे आएगा सेबी, इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेशन बनाने का काम वही करता है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए ये भी कंपनीज एक्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो ये हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, ऐसा ही केस जिसमें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सलमान सलोमन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एसबरी रेलवे, वोटिंग राइट्स थे वोडाफोन, और इंडोर मैनेजमेंट का सही जवाब है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाट। इसमें होगा सी ए डी बी, सी ए डी बी। अच्छा यहाँ पे ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, ए का 1 बी का वो, तो उस हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हो, विच मीन्स ए का 2, सो 2 सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद बी का है 4, 2 और 4 से आप ये लगा लोगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 4 1 सलमान सलमान मैंने सारा आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं एवरी पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। क्या हर पब्लिक कंपनी के पास 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। क्या ये सही जवाब है? दूसरा है देयर कैन बी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स फॉर हैविंग मोर देन 15 डायरेक्टर्स। अगर 15 डायरेक्टर्स ज्यादा चाहिए तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स चाहिए। इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं।
अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। ठीक, सही जवाब है। होल्डर मींस एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बियरर और द पेई और एंडोर्सी। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हम लोग बात करते हैं दिसंबर 2021 की ना। दिसंबर 2021 में क्या हुआ था? तो दिसंबर 2021 में सबसे पहला सवाल है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी का ये सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात हो रही है। गारंटी में कितनी पार्टीज होती है, कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो यहाँ पे हमें पता है 3 कॉन्ट्रैक्ट और 3 पार्टी होती हैं। कौन कौन सी पार्टी? तो एक हमारा प्रिंसिपल डेटर होता है जो डेट लेता है क्रेडिटर से, और उसके बाद एक श्योरिटी होता है जो गारंटी ले लेता है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर की तरफ। तो 3 लोग होते हैं और 3 ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला तो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है, फिर श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है, फिर प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में भी होता है कि जब वो कर देगा, पैसा पे कर देगा प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, तो वो वापस किससे वसूलेगा? तो वो प्रिंसिपल डेटर से लेगा और वो क्रेडिटर के सूद में स्टेप इन कर देगा। तो ये सारी चीजें 126 हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ असर्टेन्ड गुड। ये आ गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन है। अनसर्टेन गुड्स के केस में ओके okay. अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ अनसर्टेन्ड गुड्स। अनसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स के केस में द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास, जो भी गुड्स में प्रॉपर्टी होती है वो पास हो जाएगी। व्हेन गुड्स आर असर्टेन, जब गुड्स असर्टेन होंगे तो प्रॉपर्टी पास होगी। व्हेन द पार्टीज इंटेंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू पास, जब पार्टीज इंटेंड करेंगी कि वो पार्टी वो प्रॉपर्टी पास हो जाए तो, या फिर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज साइंड, या फिर आफ्टर द पेमेंट ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड बाय द सेलर। तो इसका सही जवाब होगा व्हेन गुड्स आर असर्टेन्ड। Unascertain goods, the property in goods does not pass to the buyer until the goods are ascertained। जब ascertain हो जाएंगे पास हो जाएगा। ये सेक्शन नंबर 18 में लिखा हुआ है आपके। अब बात कर लेते हैं हम लोग where the money received from a third party by the firm in the ordinary course of business is misapplied by one of the partners to his own use। ये पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है। डिफॉल्ट पार्टनर अलोन इज लायबल फॉर द सेम, थर्ड पार्टी हैज नो रेमेडी, या फिर फर्म इज लायबल फॉर द सेम। तो फर्म इज लायबल फॉर द सेम इसका सही जवाब है। Section number 27 of the Indian Partnership Act says it that when a partner acting in the ordinary course of business of the firm receives money, और वो money को receive करता है by or property from third party and misapplies it, the firm is liable to make good the loss। आगे बढ़ते हैं। Who among the following can remove the name of a company from the register of companies? कंपनीज के रजिस्टर से कौन नाम हटा सकता है on suo motu basis in terms? देखो इसका सही जवाब होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनीज के रजिस्टर से नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज निकाल सकता है। अब रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉमन लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन बी कैरीड आउट इन कंसल्टेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस, चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऑडिटर जनरल। इनमें से आपको बताना है कौन रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन बी कैरीड आउट इन कंसल्टेशन बाय, किसके कंसल्टेशन के बाद ये होगा? तो इसका सही जवाब है ए एंड बी, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस। अब आगे बढ़ते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंडोर्समेंट होता है फॉलोड बाय डिलीवरी। तो उसमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ए, ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट टू इंडोर्सी, ट्रांसफर द राइट ऑफ द फर्दर नेगोशिएशन टू द इंडोर्सी, may exclude or restrict the right of further negotiation by endorsee, may merely constitute the endorsee as an agent। तो इसका सही स्टेटमेंट होगा ए बी सी डी, तीन चारों ही स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अरेंज द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन प्रोविजंस को आपको सेक्शन वाइज अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अब कंपिटेंसी की बात किसमें की जाती है? 11 में। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ,
लॉ के मिस्टेक्स का इफेक्ट कहाँ पे है, तो ये 2021 है। उसके बाद फिर व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 10। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, मैरिज का रिस्ट्रेंट किसमें दिया गया है, 26 में। तो इसका सही क्रोनोलॉजी क्या होगा, क्रोनोलॉजी होगा ACBD, which means ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सॉरी CABD होगा, सेक्शन नंबर 10 CABD इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर 3 CABD। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion, दूसरा रीजन है। assertion में है कि अंडर द कंपनीज एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू इंप्लीमेंट अ फैसिलिटी to file documents in electronic form. The central government is authorized to make rules to implement his facility, and section 398, 401 and 402 have been incorporated in the act. इसमें assertion और reason दोनों ही सही हैं और explanation भी है correct explanation। अब आ जाते हैं 162 में। तो 162, 178, 214, 150 इन सबको अरेंज करना है, सही तरीके से मैच करना है। तो इसका सही जवाब होगा अगला क्वेश्चन आता है टेबल लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का है। सबसे पहले 162, तो 162 में है टर्मिनेशन ऑफ द ग्रेचुइशियस बेलमेंट। उसके बाद 178 में है प्लेज बाय मर्सेंटाइल एजेंट, एंड 214 में हमारा है एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, और 150 में है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स पेड। तो इसका सही जवाब होगा 4। चलिए अब दिसंबर 2020 के पीवाईक्यू की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सवाल है, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट वाज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। अब इसमें एक बहुत फेमस केस है, इस केस का आप नाम बताइए। इसमें एक बहुत फेमस केस है जिसमें किसी व्यक्ति का बेटा खो जाता है, तो सर्वेंट को वो बेटा मिलता है, लेकिन इन्होंने जो इनाम रखा होता है कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा, वो सर्वेंट को नहीं मिल पाता क्योंकि उस तक नॉलेज नहीं पहुंची थी। ये प्रिंसिपल किस केस में है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो कंडीशंस में होता है, कौन कौन सी कंडीशन, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम फिजिकली इंपॉसिबल, जब फिजिकली इंपॉसिबल हो गया, और जहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज फेल्ड। ये इनमें से कौन से केस में बोला गया है? मैंने अभी आपको फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऊपर पढ़ाया भी हुआ है। इसका सही जवाब है क्रेल वर्सेस हेनरी। टेलर वर्सेस कार्डवेल, उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, along with Taylor versus Cardwell, which dealt with physical impossibility, formed the basis of the frustration of doctrine in contract law. अब हम लोग बात करते हैं, a party who suffers loss as a result of breach of contract can in the usual course claim। क्या क्या कोर्स क्लेम कर सकते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस। तो इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस सही जवाब है, सेक्शन नंबर 73 में चीज लिखी हुई है। विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर मैंने कंपनीज एक्ट पढ़ाते वक्त बताया कि कंपनीज एक्ट में विसल ब्लोअर का प्रोविजन है। विसल ब्लोअर वो होता है जो अपनी ही कंपनी के खिलाफ अथॉरिटीज को बता देता है। अ पर्सन हु सिग्नल्स इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिस टू अ प्रिस्क्राइब्ड बॉडी, सही जवाब पहला होगा। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की। तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कौन सेक्शन में दिया गया है? 2 क्लॉज 1 में एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस दिया गया है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 25 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। ए का 3 और बी का 4, 3 और 4 से हमें ऑप्शन नंबर 4 मिलता है, विच इज सी का 1 और डी का 2, सी का 31 और डी का 32, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, ये आपको प्रोस्पेक्टस के सेक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। अब आ जाते हैं इसमें कि अ कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एलएलपी एक्ट। देयर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स एसेट्स एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी आर द erstwhile shareholder of the company and no one else. All the assets, interests, rights and privileges of the company are transferred. All of the options are correct. ये सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। Under the Companies Act 2013, which of the following company is required to constitute a corporate social responsibility? अब देखो उसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, which means A, B and C are correct।
अब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन व्हेन एन इशू इज मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट एक्शंस लिए जा सकते हैं? ऑन एडवर्टीजमेंट कैन बी इशूड इन अ लोकल न्यूज़पेपर हैविंग सिटी कवरेज। द मनी पेबल टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन कैन बी रिसीव्ड इन कैश। द शेयर कैन बी अलॉटेड विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ द ऑफर। द ऑफर कैन बी मेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 पीपल। तो अब इसका सही जवाब होगा द शेयर कैन बी अलॉटेड विद इन 60 days टू द डेट ऑफ ऑफर। बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। नो पब्लिक एडवर्टीजमेंट इज अलाउड। मनी मस्ट बी रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल, कैश में नहीं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। और इसमें है अर्लियर, इसमें जो लिमिट है वो अब अलग चेंज कर दी गई है, इस वजह से ये अलग है, गलत है। अब हमें पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शंस को क्रोनोलॉजी में लगाना है, उनके सेक्शन नंबर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन नंबर 7 में है पार्टनरशिप एट विल। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सेक्शन नंबर 9 में है। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म 14 में है। सेक्शन नंबर 4 बात करता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनर, तो यही BADC करेक्ट क्रोनोलॉजी होगी। अब सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं। बाय राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। सेल्स ऑफ गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग और रजिस्टर्ड होने चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ से भी हो सकते हैं। बाय पार्टली इन राइटिंग पार्टली इन माउथ हो सकते हैं क्या? पार्टली और राइट, हाँ, बाय राइटिंग और पार्टली इन राइटिंग एंड वर्ड बाय माउथ। तो इसका सही जवाब होगा A and D ओनली, यानी कि बाय राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड, और दूसरा बाय राइटिंग और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ। सेक्शन 5 इस बात को बताता है। इसी के साथ हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और जो सीरीज में आ रही हैं वो सीरीज आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ। थैंक यू सो मच।